तो फाइनली गाइज मैं एक और न्यू सीरीज लेकर आ गया हूँ और हाँ ये एक चाइनीज कल्टीवेशन और मूरिम टाइप की सीरीज है जिसमें अपना एमसी रिकार्डिनेट होकर एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन क्लैन में जन्म ले लिया होता है। बट हाँ उसे अपना सारा पास्ट याद होता है, कैसे उसके सबसे अच्छे सर्वेंट को असिसियंस मिलकर मार दिए होते हैं और कैसे उसे लोग उसके स्लो रनर और वीक होने पर बुली किया करते थे। तो चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं बिना कोई स्पॉइलर किए। तो कहानी की शुरुआत होती है हमें अपना एमसी को दिखाते हुए जो असेसियंस के अटैक से बचने के लिए एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ होता है और उसके साथ उसकी सर्वेंट भी होती है। फिर अपना एमसी उसे अपना पास्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि क्या तुम रनिंग के बारे में जानती हो। बट उसकी सर्वेंट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अपना एमसी कहना क्या चाह रहा है। फिर वो कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर अपना एमसी उससे कहता है कि मैं एक बहुत ही स्लो रनर हूँ और चाहे मैं जितना ही प्रैक्टिस कर लूँ बट इसमें मैं कभी भी बेटर नहीं हो पाया। और जब मैं छोटा था तब भी मैं रनिंग में हमेशा लास्ट पोजीशन पर आता था और इसके लिए मुझे बहुत बुली भी किया जाता था और वो लोग मुझे हैरेस भी करते थे और वहाँ से भाग जाते थे। फिर सोवा कहते तो क्या आपका कोई और फ्रेंड नहीं था यंग मास्टर। बट अपना एमसी उस बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि खैर चाहे जो भी हो मैं उन लोगों का पीछा करता था तो वो लोग सोचते थे कि मैं उन्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। फिर सोवा कहती है हाँ क्योंकि आप एक स्लो रनर हो। फिर अपना एमसी कहता है हाँ तुम सही बोली, लेकिन मैं उन सभी लोगों को पकड़ लेता था और उनकी अच्छी तरह से पिटाई करता था। फिर सोवा कहती है लेकिन यंग मास्टर आप उन लोगों को कैसे पकड़ते थे क्योंकि आप तो स्लो रनिंग करते हो ना। फिर अपना एमसी कहता है हाँ क्योंकि मैं कभी भी हार नहीं मानता हूँ और मैं तब तक गिव अप नहीं करता था जब तक मेरा दिल ना हार मान ले। बट मेरा दिल तो कभी हार ही नहीं मानता था तो इसीलिए मैं उन्हें पकड़ लेता था। और फिर हम लोग देखते हैं कि अचानक से सोवा खांसने लगती है और उसका मुंह से ब्लड निकलने लगता है। फिर अपना एमसी उसे शोल्डर पे सुलाते हुए कहता है और मैं इस बार भी हार नहीं मानूंगा। फिर सोवा कहती है कोई कुछ भी कहे बट आप बहुत मैच्योर हो यंग मास्टर। फिर अपना एमसी कहता है अरे तुम टेंशन नहीं लो, मैं एसेसियन से इतना इजीली नहीं पकड़ा जाऊंगा। फिर सोवा कहती है आप बहुत वीक हो यंग मास्टर बट मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। फिर अपना एमसी कहता है अरे हाँ तुम ज़्यादा टेंशन नहीं लो, मैं टाइम टाइम पर मेडिसिन लेता रहूँगा और अपना ख्याल रखूँगा और मैं 100 साल तक जीवित रहूँगा। फिर अपना एमसी सोवा से कहता है अच्छा तुम अभी थोड़ा देर के लिए मेरे शोल्डर पे आराम से सो जाओ। और जैसे ही अपना एमसी ये कहता है तभी असेसियंस का आवाज़ आता है जो कह रहा होता है एक भी सिंगल स्पॉट को मत छोड़ना, हर एक जगह पे ढूंढो उन दोनों को। और उनमें से एक घायल है तो वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। और फिर तभी अपना एमसी को रियलाइज़ होता है कि सोवा उसके शोल्डर पे मर चुकी है तो फिर वो उसे वहीं पर ज़मीन पर सुला देता है और उसे एक कपड़े से ढक देता है और वहां से जाते हुए कहता है मैं तुम्हारा प्रॉपर फ्यूनर करने के लिए वापस जरूर आऊंगा। फिर तभी एक असेसियन का आवाज आता है जो कहता है अरे देखो यहाँ पर ब्लड गिरा हुआ है तो वो लोग यहीं पर है, चारों ओर ढूंढो उसे। फिर अपना एमसी रोते हुए मन में कहता है मैं सोवा को बचा नहीं पाया, मैं इतना इजिली गिव अप नहीं कर सकता हूँ बट मैंने सोवा को प्रॉमिस किया है कि मैं जिंदा रहूंगा। और ये सोचते ही अपना एमसी वहां से भागने लगता है और कह रहा होता है मेरे पास्ट लाइफ में कैंसर से फाइट करना ये बहुत लंबा और दर्दनाक है और जब एंड में मैंने सोचा कि फाइनली अब मैं रेस्ट करूंगा तो रेस्ट करने के बजाय मेरा पुनर्जन्म एक मूरिम फैमिली में हो गया जिसके बारे में तुमने 14 साल पहले पढ़ा होगा। और इसमें सबसे लकी बात यह है कि जिस फैमिली में मेरा पुनर्जन्म हुआ वो 7 ग्रेट क्लैन में से एक क्लैन है, द बिग क्लैन, जो बिलोंग करती है लेजेंडरी मार्शल आर्ट और डिवाइन इमोर्टल ब्लेड से। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है और जिस बॉडी में मेरा पुनर्जन्म हुआ है वो टायन क्वाई ब्लॉकेज के साथ हुआ था और ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंटरनल एनर्जी को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं और इस डिसऑर्डर के पेशेंट 20 इयर्स के एज में ही मर जाते हैं। और यह मार्शल आर्ट क्लैन के डायरेक्ट ब्लड लाइन के रूप में यह अनएक्सेप्टेबल फ्लो था। तो इसी के वजह से मैं जब 12 साल का हुआ तो मैंने उस क्लैन को छोड़ दिया और एक दूसरे प्लेस में रहकर अपनी डेथ का वेट करने लगा। लेकिन मुझे कंपनी देने के लिए मेरे पास सोवा थी तो तभी से मुझे लगा कि इस तरह पीसफुल और शांति के साथ जीवन जीना बुरा नहीं है। और यह तब तक था जब तक कि मुझे मरने के कगार पर ढकेल नहीं दिया गया। और फिर हमें प्रेजेंट डे का सीन को दिखाया जाता है जहां पर आगे जाने का रास्ता बंद होता है और ये देखकर अपना एमसी सरप्राइज हो जाता है। फिर वह कहता है सिट यार क्या रास्ता यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर तभी अपना एमसी का नज़र एक शॉट के ऊपर जाता है और कहता है यार यहाँ पर तो सिर्फ एक जंग लगी शॉट है और कुछ नहीं है और तो मैं इस शॉट से एक वेजिटेबल भी नहीं काट सकता हूँ तो मैं इन एसेसियन से कैसे फाइट करूंगा। बट चाहे जो भी हो फाइट करने के लिए कुछ ना होने से अच्छा तो है ये स्वॉर्ड। फिर तभी अपना एमसी को एक आवाज़ सुनाई देता है जो कहता है मैंने तुम्हें खोज लिया है बच्चे। और ये सुनते ही अपना एमसी सरप्राइज हो जाता है। फिर हम लोग उस एसेसियन को देखते हैं जो अपना एमसी से कह रहा होता है तुम जरूर एक छोटे चूहे की तरह भागते हो जो एक फेमस क्लैन का डिसिप्लिन माना जाता है। फिर अपना एमसी शॉट पकड़े हुए फिल्म स्टाइल में कहता है तुम अहंकार में आकर अपने मुंह चला रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बैक क्लैन के किसी आदमी पर ब्लेड चलाने की। अगर यदि तुम अपनी आइडेंटिटी बता दो और मुझसे माफी मांग लो तो मैं शायद तुम्हें माफ कर सकता हूँ। और ये कहते हुए अपनी एमसी की थोड़ी फट भी रही होती है उन लोगों को देखकर और अपना मन में कह रहा होता है प्लीज़ यार तुम लोग अपना मार्क्स मत उतारना। फिर वो एसेसियन का लीडर कहता है यार तुम एक नाजुक कली होते हुए भी काफ़ी ब्रेव हो तो ठीक है मैं अपना नाम रिवील करता हूँ। बट अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है नहीं नहीं मत उतारो अपना मार्क्स प्लीज़ और अपना नाम रिवील मत करो। फिर वो एसेसियन का लीडर अपना मार्क्स उतारते हुए स्माइल करते हुए बोलता है मेरा नाम जॉय पायो है।
और उसको देखने के बाद अपना एमसी कहता है अरे यार तुम लोग क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो। फिर जियो कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी हेड को अपने लॉर्ड को सर्व करना है। और ये सब सुनने के बाद अपना एमसी थोड़ा डर भी रहा होता है, फिर भी वो उन लोगों से कहता है तुम लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हो, मैं तुम्हारा सांप जैसा जीभ काट दूंगा। और ये सुनने के बाद जियो कहता है यार जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तुम तो उससे बहुत ब्रेव हो, तो चलो मैं तुम्हें पहला अटैक करने का चांस देता हूँ। बट डर के मारे अपना एमसी मन में कह रहा होता है क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि शॉर्ट टेक्निक बेसिकली मुझे अच्छी तरह से यूज करना नहीं आता है। फिर तभी अपना एमसी के सामने एक बुढ़ा अपेयर हो जाता है और वो अपने एमसी से कहता है तुम्हें शॉर्ट इस तरह से नहीं पकड़नी चाहिए। और ये सुनते ही जैसे मानो कि डर के मारे अपना एमसी का आत्मा बाहर आ गया होता है, बट अपना एमसी उस बुढ़े के सामने ये प्रिटेंड नहीं करता है कि उसे देखकर वो डर गया है। फिर वो बुढ़ा अपना एमसी से कहता है यार तुम कितने वीक क्लेन के डेसिबल हो कि तुम्हें शॉर्ट तक पकड़ना नहीं आता है। फिर अपना एमसी डरते हुए उस बुढ़े से कहता है क्या क्या बोला तुमने, और क्या तुम भूत हो क्या, क्योंकि अचानक से तुम मेरे सामने अपेयर कैसे हो गए। और फिर हम लोग जियोक को देखते हैं जो कंफ्यूज होते हुए अपना एमसी को देख रहा होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अपना एमसी क्या बकबक कर रहा है। फिर वो अपना एमसी से कहता है व्हाट द हेल यार ये तुम क्या कर रहे हो। फिर अपना एमसी कहता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, क्या तुम इस बुढ़े को नहीं देख पा रहे हो जो अभी अभी मेरे सामने अपेयर हुआ है। फिर वो बुढ़ा कहता है तुम्हें पोलाइटनेस से बिहेव करना चाहिए। फिर जियोक अपने एमसी से कहता है लगता है तुम डर के मारे पागल हो गए हो। फिर अपना एमसी मन में कहता है यार ये हो क्या रहा है, क्या वो इस बुढ़े को देख नहीं पा रहा है। फिर अपना एमसी अपने आप को शांत करते हुए अपने आप से कहता है शायद मुझे लगता है कि ये किसी एंसेस्टर का भूत है, तो फिर क्या इसका मतलब है कि आफ्टर वर्ल्ड रियल में एग्जिस्ट करता है। अगर यदि ऐसा है तो फिर मैं तुमसे बहुत ही जल्द मिलने आऊंगा सोहवा। फिर जियोक अपना स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और कहता है कोई बात नहीं यार, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था तुम्हें फर्स्ट अटैक करने का चांस देकर, अब तो मैं ही तुम्हें सबसे फर्स्ट अटैक करके मार डालूंगा। और ये सुनते ही अपना एमसी मन में कहता है यार मैंने इस असेसियन के बारे में जितना सुना था ये उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैं सोवा से फिर से मिलना चाहता हूँ तो मुझे कम से कम एंड में इससे फाइट करना होगा। फिर वो बुढ़ा अपने एमसी से कहता है क्या तुमने शॉर्ट चलाना नहीं सीखा है, क्योंकि तुम्हारे पोस्चर में थोड़ा गड़बड़ी है। फिर अपना एमसी कहता है यार मुझे एक डिसऑर्डर है और मैं इससे बहुत ही जल्द मरने वाला हूँ। फिर वो बुढ़ा कहता है यार तुम इसे इतना कैजुअली कैसे बोल सकते हो, हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत जल्द मरने वाले हो, बट यार ये बहुत खराब है कि हम लोग इस सिचुएशन में मिले हैं। फिर वो बुढ़ा कहता है मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा बॉडी को उधार में लेना चाहता हूँ। और ये सुनते ही अपना एमसी सरप्राइज हो जाता है, बट अपना एमसी इससे पहले कुछ समझ पाता उससे पहले ही जोक उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है बहुत हो गया तुम्हारा, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। बट अपना एमसी सरप्राइजिंगली जियो का अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है एक नॉर्मल असेसियन की हिम्मत कैसे हुई एक बैक मार्शल आर्टिस्ट पर ब्लेड से अटैक करने की। और फिर जियो को अपने अटैक को ब्लॉक हुआ देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है ये तुमने कैसे किया, लेकिन कोई बात नहीं तुम इस स्वॉर्ड को मेरे लिए छोड़ दो, बैक सियोनचिन द डिवाइन। फिर अपना एमसी कहता है अरे तुम कहना क्या चाह रहे हो। और फिर अपना एमसी पूरा पावर से जियोक के ऊपर अटैक करता है और उस अटैक के प्रेशर से जियोक पीछे फेंका जाता है। और फिर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अपना एमसी का आइज काफी ज्यादा साइन करने लगता है और वह जियोक से कहता है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारी जान की कीमत पर हेवन और अर्थ ब्लेड का रूप। फिर हम लोग अपने एमसी का पूरा लुक को देखते हैं जो पूरा बैडएस लग रहा होता है और उसके बॉडी के चारों तरफ से येलो लाइट साइन कर रहा होता है। फिर अपना एमसी कहता है यार ये मेरा बॉडी को क्या हो रहा है, ये अपने आप मूव कर रहा है। और इसके अलावा मेरे लास्ट 3 फॉर्म्स हेवन एंड अर्थ ब्लेड टेक्निक जो खो गई थी इसीलिए 6th फॉर्म तक ही बची है। और फिर अपना एमसी सभी असेसियंस के ऊपर अटैक करते हुए कहता है मुझसे माफी मांग लो कमीने, शायद इससे मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और जो हेवन एंड अर्थ ब्लेड टेक्निक है ना वो मेरे 7th फॉर्म है और इससे मैं अपना 1 हैंड का ही यूज करके सभी लोगों को मार सकता हूँ। और ये जो बुढ़ा भूत है वो शायद जरूर मेरा डिवाइन इमोर्टल ब्लेड हो सकता है। और फिर वो जब सारे असेसियंस को मार देता है तो वो बुढ़ा उसके बॉडी से बाहर आ जाता है और अपना एमसी से कहता है क्या तुमने ये देखा। बट इस फाइट में अपना एमसी भी थोड़ा इंजर्ड हो गया होता है और वह जमीन पे पड़ा हुआ होता है। तो फिर से वो बुढ़ा अपने एमसी से कहता है मैंने पूछा कि क्या तुमने वो देखा। फिर अपना एमसी कहता है हाँ मैंने देखा, और इसमें देखने का क्या था। फिर वो बुढ़ा कहता है इसमें इमोर्टल हेवन और अर्थ ब्लेड देखना था। फिर अपना एमसी कहता है हाँ मैंने देखा। और फिर वो अपना मन में कहता है सो अगर मैं इस तरह की चीज करने में एबल होता तो मैं तुम्हें मरने नहीं देता। फिर वो बुढ़ा कहता है तुमने इमोर्टल हेवन और अर्थ ब्लेड देखा तो फिर अच्छी बात है, और यह मेरे मरते हुए वंशज के लिए मेरी काइंडनेस का लास्ट वर्क था। फिर अपना एमसी कहता है क्या मैं अब मरने वाला हूँ। फिर वो बुढ़ा कहता है हाँ, और मैं इस बारे में तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तुम्हारी बॉडी को एक्सट्रीम लेवल तक ढकेला जबकि यह पहले से ही क्यूआई ब्लॉकेज से ब्रोकन था। बट इस डिसऑर्डर से बचने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें हेवन और अर्थ का प्योर मिल्क या मिलेनियम स्नो जिनसिंग जैसे चमत्कारी मेडिसिन ही बचा सकती है। फिर अपना एमसी कहता है यार वो मेडिसिन दिखने में कैसा होता है। फिर अब बुढ़ा कहता है वो कुछ गाजर की तरह का दिखने में होता है। फिर अपना एमसी कहता है अच्छा वो यार, इसे तो मैंने पिछले साल ही खाया था, बट क्या उससे कोई फायदा हुआ है मेरे अंदर। फिर अब बुढ़ा कहता है व्हाट, क्या कहा तुमने, क्या तुम इसे खाए हो। यार मैं श्योर तो नहीं हूँ बट
और वो बुढ़ा ये कह ही रहा होता है, फिर अचानक से अपने एमसी के आइज के सामने सब कुछ ब्लर होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर सीन कट होता है और हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो बैक लेन का डॉक्टर होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मिरेकल मिरेकल, ये जरूर एक मिरेकल है। और फिर हमें बैक लेन का मेडिसिन रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर अपना एमसी सोया हुआ होता है। फिर हम लोग अपने एमसी का छोटा भाई को देखते हैं जो डॉक्टर से पूछ रहा होता है, क्या मेरा भाई जिंदा रहेगा। फिर वो डॉक्टर कहता है, हाँ जरूर वो जिंदा रहेगा, बट क्या यंग मास्टर ने कभी भी कोई रेयर चमत्कारी मेडिसिन खाया है। फिर अपना एमसी का छोटा भाई जिसका नाम बैक हैजुन होता है वो कहता है, हाँ एक बार उसकी क्यूआई ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट के लिए फार्मेसी गए थे हम लोग। फिर वह डॉक्टर कहता है, मेरा मतलब है कि स्नो जिनसिंग या फिर सैलोन मेडिसिन जैसा कुछ खाए थे क्या यंग मास्टर। ये सुनते ही बैक हैजुन सोचने लगता है। फिर वो डॉक्टर थोड़ा सीरियस होते हुए अपना मन ही मन में कह रहा होता है, खैर मुझे नहीं लगता कि वो फार्मेसी वाले इसके जैसे किसी पर्सन को इतनी कीमती चीज दे देंगे। फिर तभी अपना एमसी का हल्का सा आवाज आता है और ये सुनकर वो डॉक्टर खुश होते हुए कहता है, अरे देखो देखो यंग मास्टर को होश आ रहा है। बट अपना एमसी का छोटा भाई उस बैक लेन के मेडिकल रूम से बाहर जाने लगता है। फिर वो डॉक्टर उसे आवाज देते हुए कहता है, क्या तुम इंतजार नहीं करोगे यंग मास्टर के पूरी तरह से होश में आ जाने का। फिर हैजुन कहता है, जब ये होश में आ जाए तो उसे कह देना ड्रैगन हॉल में आने के लिए, क्योंकि पैट्रिक उनसे कुछ पूछना चाहते हैं। फिर वह डॉक्टर कहता है, अगर ये पूरी तरह से होश में आ भी गया तो इसे आराम करने की बहुत ज़रूरत है, और मैं ये जानता हूँ कि बड़े भाई के यहाँ ना होने से यंग मास्टर का पोजीशन बहुत पावरफुल होता है, बट इसे होश में आने के तुरंत अगर मैं इसे वहाँ भेज दूँ तो ये बहुत गलत होगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि अपना एमसी पूरी तरह से होश में आ गया होता है और वह उठते के साथ ही सोवा सोवा करके चिल्लाने लगता है। फिर वह डॉक्टर अपने एमसी से कहता है, तुम अभी उठ नहीं सकते हो, अभी तुम आराम करो, तुम्हें आराम की भी बहुत ज़रूरत है। बट अपना एमसी वो सोवा सोवा का रट लगाया होता है। फिर वह चिल्लाते हुए कहता है, सोवा कहाँ पर है, बताओ मुझे। फिर वह डॉक्टर कहता है, अच्छा आप वो सर्वेंट की बात कर रहे हैं, उसका तो फ्यूनरल होस्ट कर दिया गया है 2 सप्ताह पहले ही। और ये सुनने के बाद अपना एमसी थोड़ा सैड हो जाता है। फिर कहता है, ओ अच्छा ये बात है, तो चलो ठीक है, बट तुम मुझे एक बात बताओ, मेरे हाथ में जो स्वॉर्ड था वो कहाँ पर है। फिर वो डॉक्टर कहता है, ओ अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब वो रस्टेड स्वॉर्ड वो पूरी टाइम तुम्हारे हाथ में था, इसीलिए मैंने उसे हटा दिया और वो स्वॉर्ड को पैट्रिक को दे दिया। फिर अपना एमसी कहता है, अच्छा तो वो मुझे ढूंढ रहे थे है ना, तो ठीक है अब मैं चलता हूँ। फिर वो डॉक्टर कहता है, ओ प्लीज़ केयरफुल रहो, अपना ख्याल रखो, और क्या वो इंजरी दर्द नहीं कर रहा है। और ये कहने के बाद वो डॉक्टर अपने मन में कहता है, क्यूआई और ब्लड रैप्चर के टूटने के बाद ये बहुत एक्सट्रीम पेन में होगा। फिर अपना एमसी कहता है, क्यूआई ब्लॉकेज से होने वाले सीजर्स और केमियोथेरेपी ट्रीटमेंट, इतना दर्द तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, मेरी लाइफ बचाने के लिए थैंक यू, तो फिर गुड बाय डॉक्टर। फिर वह डॉक्टर कहता है, ओ नहीं नहीं, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। और अपना एमसी को वहाँ से जाता हुआ देखकर वो डॉक्टर अपना मन में सोचता है, यार मैंने इस बंदे के बारे में जो अफवाहें सुनी थी कि वो एक लेजी और नाजुक बुद्धू है, ये सब कुछ एक झूठी अफवाहें थी। फिर हम लोग अपना एमसी को देखते हैं जो बैक लेन के ड्रैगन हॉल में पहुंच चुका होता है, और उसे देखकर पैट्रिक कहता है, अरे ये तो ये गैंग है, तुम बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ मेरे पास। और ये सुनते ही अपना एमसी एक लंबी सांस लेता है और मन में कहता है, तुम नर्वस नहीं हो सकते हो, ये गैंग तुम कर सकते हो। और वो जैसे ही अंदर जाता है और पैट्रिक की तरफ देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है। वो देखता है कि वो बुढ़ा भूत भी पैट्रिक के पास खड़ा होता है। फिर वह बुढ़ा अपना एमसी से कहता है, अरे तुम होश में आ गए हो, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। बट अपना एमसी गुस्से में उससे कह रहा होता है, तुम वहाँ से क्यों आए मेरे साथ यहाँ पर। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 यहाँ पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें 200 साल पहले डिवाइन इमोर्टल ब्लेड के सुनहरे दिनों के बारे में बताते हुए, जिसके बारे में कहा जाता है कि सरनेम बैक वाले लोगों की डिक्रीजिंग नंबर के साथ ग्रेट बैक फैमिली डाउनफॉल की राह पर था। बट न्यू पैट्रिक बैक रियोसिन की वजह से ये लोग अपना फिर से सब कुछ पाने में बल रहे, और वो भी अपनी सुप्रीम मार्शल आर्ट की वजह से, जिसे जिंगियो ने निकनेम दिया है मर्सीलेस आयरन ब्लड। और ये मैं कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। फिर तभी वो पैट्रिक अपने एमसी को आवाज देते हुए कहता है, ये गैंग तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है। और फिर हम लोग वो बुड्ढे को देखते हैं जो पैट्रिक के इधर उधर घूम रहा होता है। फिर वो अपने एमसी से कहता है, तुमने तो डेकोरेशन है बहुत ज्यादा चेंज कर दिया इस हॉल को, और मैं ये श्योर हूँ कि ये आदमी प्रेजेंट पैट्रिक है, राइट। फिर अपना एमसी कहता है, यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई आदमी मेरे फादर को ऐसे ट्रीट करेगा। और फिर हम लोग उस बुड्ढे को देखते हैं जो पैट्रिक के मुस्टेज की तरफ सरप्राइज होते हुए देखता है, और वह बुड्ढा पैट्रिक के मुस्टेज को पकड़कर कहता है, यार इसकी मुस्टेज तो सच में बहुत ही अच्छी है। और फिर अपना एमसी पैट्रिक के मुस्टेज को पकड़ा हुआ देखकर जोर से चिल्लाता है। तो हरामी बुड्ढा इतना बदमाश होता है कि वो अपने एमसी को चिढ़ाते वो अपने हाथों को पैट्रिक के बॉडी के आर पार कर देता है। और वह बुड्ढा ऐसा इसलिए कर पा रहा होता है क्योंकि वो सॉर्ड का आत्मा होता है और उसे सिर्फ अपना एमसी ही देख पाता है। और फिर अपना एमसी थोड़ा घबराए हुए मन में कहता है, यार मैंने तो सोचा था कि वो बुड्ढा सच में पैट्रिक के मुस्टेज को पकड़ लिया, इसीलिए मैं थोड़ा घबरा गया था।
फिर तभी वो पैट्रिक ये गैंग चिल्लाता है और कहता है तुम क्या सोच रहे हो। और फिर वह बुढ़ा इनोसेंट सा फेस बनाते हुए स्माइल करने लगता है। और फिर हम लोग ड्रैगन हॉल के सभी मेंबर को देखते हैं जो अपने एमसी को देख रहा होता है। फिर अपना एमसी पैट्रिक के सामने झुककर माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बॉडी अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। और क्या आपने मुझे बुलाया था? फिर वो पैट्रिक कहता है हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था ये पूछने के लिए जो असेसियंस तुम्हारे ऊपर अटैक किए थे क्या तुम उन्हें जानते हो कि कौन थे वो लोग। ये सुनते ही अपना एमसी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और उसे रियलाइज होता है कि पैट्रिक उसकी एबिलिटी को टेस्ट करना चाहते हैं। फिर अपना एमसी पैट्रिक को रिप्लाई देते हुए कहता है मैं सोच रहा था कि शायद वो लोग डेमोनिक अलायंस से थे और वो लोग हमारे फोर्सेस को एक्सपेंडिंग को लेकर सबसे ज्यादा चिंता में थे। ये सुनते ही पैट्रिक हेजिटेट हो जाते हैं। फिर अपना एमसी कहता है बट उन लोगों को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो लोग डेमोनिक अलायंस से बिलोंग करते होंगे कि वो लोग अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक मुझसे छिपाएं। बट एक टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि वो लोग डेमोनिक अलायंस से बिलोंग करते हैं क्योंकि वो लोग को पता होते हुए कि मैं बैक क्लैन से हूँ तो भी वो लोग मेरे ऊपर अटैक किए हैं। यदि वो लोग का दिमाग सही होता तो बैक क्लैन पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करते। पैट्रिक कहता है मुझे लगता है कि तुम थोड़ा बदल गए हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई कंक्लूजन नहीं है। फिर अपना एमसी कहता है मुझे नहीं मालूम है। फिर पैट्रिक कहता है वहां पर तुम्हारे अलावा सभी लोग मर चुके थे तो क्या तुम्हें बैक क्लैन के ब्लड लाइन होने पर शर्म नहीं आती है। फिर अपना एमसी कहता है मैं जिंदा बच गया हूँ इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे लोगों की मौत का बदला लेने के लिए मेरा जिंदा होना बहुत जरूरी है। फिर पैट्रिक कहता है ओ अच्छा ये बात है। फिर वो अपने एमसी को कहता है अच्छा अब तुम यहाँ पर ऊपर आ जाओ मेरे पास। फिर अपना एमसी कहता है सॉरी मैं नहीं आ सकता हूँ। फिर पैट्रिक कहता है मैंने बोला यहाँ ऊपर आओ जल्दी। और ये सुनते ही अपना एमसी पैट्रिक के पास जाने लगता है। फिर वो पैट्रिक अपने एमसी से पूछता अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम उन एसेसियंस को एलिमिनेट कैसे किए। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन एसेसियंस के बॉडी पर स्वॉर्ड के निशान रह गए थे और मैं ये कंफर्म बोल सकता हूँ कि वो हेवन और अर्थ ब्लेड टेक्निक थी। फिर अपना एमसी कहता है ओ अच्छा वो। फिर अपना एमसी मन ही मन में कहता है यार मैं जानता था कि मेरे लिए उन एसेसियंस को मारना कोई मायने नहीं रखता है जबकि मैं अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज भी नहीं कर सकता हूँ। बट ये सब मैं पैट्रिक को कैसे बताऊं कि डिवाइन इमोर्टल ब्लेड की जो आत्मा थी उसने मेरे बॉडी को पोजेस कर लिया था और मेरे बदले उन लोगों से फाइट करने लगा था। बट यार पैट्रिक से ये बात मुझे छिपानी होगी तो मुझे कोई बहाना बनाना होगा। फिर अपना एमसी पैट्रिक से कहता है स्टोरेज के सीक्रेट पाथवे के एंड में मुझे एक अजीब जगह मिली जहाँ पर एक लाइन मार्क किया हुआ था। फिर वो पैट्रिक सोचते हुए कहता है एक अजीब जगह। फिर अपना एमसी कहता है हाँ और जैसे ही मैंने उस पर पैर रखा तो मेरे मन में कुछ अजीब सा फील हुआ और मेरा बॉडी असेसियन से फाइट करने के लिए अपने आप आगे बढ़ गया और उसके बाद मैंने अपना होश खो दी और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो पैट्रिक कहता है ये तो बहुत अजीब बात है और इतना बोलते ही वो अचानक से अपना एमसी का हाथ पकड़ लेता है और अपनी डिवाइन पावर की हेल्प से पूरा बॉडी को एग्जामिन करने लगता है और ये देखकर अपना एमसी घबरा जाता है। फिर वो कहता है पैट्रिक ये आप क्या कर रहे हैं। फिर वो पैट्रिक कहता है प्लीज काम डाउन, टेंशन मत लो, मैं बस तुम्हारी बॉडी को एग्जामिन कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक तो है ना। और फिर अपना एमसी का पूरा बॉडी को एग्जामिन करने के बाद पैट्रिक कहता है तुम्हारी क्यूआई ब्लॉकेज में अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है और तुम्हारे अंदर कोई इंटरनल एनर्जी भी नहीं है तो क्या इसका मतलब है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। हाँ। फिर अपना एमसी बात को बदलते हुए कहता है प्लीज आप मुझे मेरा स्वॉर्ड वापस कर दो, मुझे जाना है। फिर पैट्रिक कहता है ओ अच्छा तुम्हारा मतलब है कि ये गार्बेज मैं तुम्हें दे दूं ताकि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो ये प्रिटेंड कर सको। अच्छा तो चलो ठीक है। फिर वो पैट्रिक अपने पावर से स्वॉर्ड को हाथ में ले आता है। फिर वो स्वॉर्ड को अपने एमसी को वापस दे देता है और फिर अपना एमसी पैट्रिक को थैंक यू कहता है और वहां से चला जाता है। और हम लोग अपने एमसी और वो बुढ़े को देखते हैं जहां पर वो बुढ़ा कह रहा होता है क्या उनकी आई सिर्फ डेकोरेशन के लिए है जो वो मुझे एक पुरानी और जंग लगी स्वॉर्ड बोल रहे थे। लगता है वो लोग एक रिन्यूड और फेमस स्वॉर्ड को नहीं पहचान पाए। फिर अपना एमसी कहता है मुझे नहीं लगता कि उनका कहने का मतलब इतना बुरा होगा, लेकिन क्या ये स्वॉर्ड सचमुच इतना ग्रेट है। फिर वो बुढ़ा कहता है हाँ वो स्वॉर्ड मैटोरॉइड से बनी है और यह मेरी फेवरेट स्वॉर्ड है और इस स्वॉर्ड का नाम मैटोर है। ये सुनते ही अपने एमसी सरप्राइज होते हुए कहता है क्या ये स्वॉर्ड मैटोरॉइड से बनी है, बट मैटोरॉइड तो कोर्ट के एल्डर्स स्टोर करके रखते हैं। फिर वो बुढ़ा कहता है शायद वो फेक होगा बट मुझे भी ये बात पता नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और वो जो पैट्रिक है ना वो एक स्नेक की तरह कोल्ड और क्रूएल है क्योंकि वो एक पिता होकर भी अपने बेटे से इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं। फिर अपना एमसी कहता है मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि जब मुझे मिलेनियम स्नो जिनसिंग मिला था तो मैंने एक बंदे को पैट्रिक से कहते हुए सुना था कि पैट्रिक ये जो मिलेनियम स्नो जिनसिंग है ये बहुत रेयर है तो इसे वेस्ट मत कीजिए। फिर पैट्रिक ने उस बंदे से कहा चाहे जो भी हो ये गैंग ने इसे लिया है तो इस बात को तुम सीक्रेट रखो और वो बात मेरे फादर ने हमेशा के लिए सीक्रेट रख दिया है। और फिर अपना एमसी अपने हाथ को फ्रीली मूव करते हुए कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे शोल्डर से भार उतर गया हो। फिर वो बुढ़ा कहता है तो क्या उसने तुम्हारी कलाई पकड़ कर तुम्हारी इंटरनल इंजरी को ठीक करने का ट्राई किया था। यार ये सब तो देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे पिता की तरह है जो अपने प्यार को ओपनली एक्सप्रेस करने में एम्बैरेस फील करते हैं।
अपना एमसी कहता है हाँ शायद ऐसा ही कुछ है। और फिर हम लोग पैट्रिक को देखते हैं जो एक लंबी सांस लेता है। फिर उसके सामने एक क्लैन मैनेजर आता है और उनसे कहता है एल्डर्स के परमिशन के बिना इंटरनल एनर्जी का यूज करके यंग मास्टर को ठीक करना, आपने तो बहुत हार्डवर्क किया है पैट्रिक। फिर पैट्रिक कहता हार्डवर्क नहीं, उसे तो और भी हार्डर टाइम का सामना करना पड़ रहा है उसकी डिसऑर्डर की वजह से, और उसकी बॉडी पूरी मैस हो गई है और मैं तो सिर्फ फिजिशियन के ट्रीटमेंट की वजह से ऐसा कर पा रहा हूँ, तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है फिजिशियन को। फिर वो क्लैन मैनेजर स्माइल करते हुए कहता है मैं मेक श्योर करूंगा कि फिजिशियन को रिवॉर्ड दिया जाए। फिर पैट्रिक थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है क्लैन मैनेजर। फिर क्लैन मैनेजर कहता है हाँ कहिए पैट्रिक। फिर पैट्रिक कहता है क्या मैं बहुत कठोर था क्योंकि हमने बहुत समय से एक दूसरे को नहीं देखा था। फिर क्लैन मैनेजर कहता है बिल्कुल नहीं पैट्रिक, मुझे यकीन है कि यंग मास्टर एक दिन जरूर समझेंगे कि आप क्या फील करते हैं उनके लिए। पैट्रिक कहता है नहीं, यही बेटर होगा कि उसे ये सब पता ना चले, शायद वो मुझ पर ब्लेम डालकर वो बेटर फील कर रहा होगा, तो यही अच्छा है। फिर क्लैन मैनेजर कहता है लेकिन मैं यंग मास्टर के थ्रू पहले ही कही गई एक बात से थोड़ा चिंतित हूँ। फिर पैट्रिक कहता है किस बात से तुम चिंतित हो। क्लैन मैनेजर कहता है मुझे लगता है कि शायद यंग मास्टर की मार्शल पावर अवेकन हो रहे हैं, आपने खुद यही कहा था कि जब यंग मास्टर यंग थे तो 2 जीनियस का जन्म हुआ था। फिर पैट्रिक कहता है ये सब पॉइंटलेस बात है और यदि ये सच भी हो तो ये सिर्फ उन लोगों को आगे बढ़ाएगा जो यी गैंग को टीम लीडर बनाने के लिए ज्यादा उछल रहे हो। पैट्रिक क्लैन मैनेजर को ऑर्डर देते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा अपनी लाइफ की रिमेनिंग ईयर्स को फ्रीली जिए। फिर क्लैन मैनेजर कहता है मैं माफी चाहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर पैट्रिक कहता है बट वैसे भी मैं उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, तो रेड ड्रैगन ब्रिज को उन लोगों के साथ भेज दो। फिर क्लैन मैनेजर कहता है ठीक है पैट्रिक जैसा आप कहें। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रूबी ट्रेनिंग हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बुढ़ा अपने एमसी से कह रहा होता है तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रिक्ट है ताकि तुम अपने ऑर्डर को जस्टिफाई कर सको और तुम्हारे प्लेस पर दूसरे बेटे को यंग लीडर बनाया जाएगा। फिर अपना एमसी कहता है हाँ यही सच है। फिर वो बुढ़ा थोड़ा अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है वीक, मुझे लगा कि बैक क्लैन के पैट्रिक को एल्डर्स लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। फिर अपना एमसी कहता है हाँ ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। फिर वो बुढ़ा कहता है क्या बोला तुमने। फिर अपना एमसी कहता है जब तुम इमॉर्टल डिवाइन आर्ट्स में मास्टर हो जाते हो तो तुम लंबी लाइफ तक जीते हो, तो इसी की वजह से मेरे फादर के अलावा बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स अभी भी जिंदा है, तो फिर वो अपने बड़ों से कैसे बात कर सकते हैं। फिर वो बुढ़ा कहता है यही कारण है कि एंशिएंट सेजेस एम्फेसाइज के इम्पोर्टेंस पर प्रेशर देते थे। फिर अपना एमसी कहता है यार तुम मेरे बात को इग्नोर क्यों कर रहे हो। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं ट्रेनिंग के लिए रेडी हूँ। फिर वो बुढ़ा कहता है तो ठीक है सुनो, जब क्यूआई और ब्लड डिस्कनेक्ट हो जाएं तो फिर कोर एनर्जी का यूज कैसे करें, क्या तुम जानते हो। फिर अपना एमसी कहता है नहीं मैं नहीं जानता हूँ। फिर वो बुढ़ा कहता है यार एक्चुअली ये तुम्हारी सोच से भी ज्यादा सिंपल है। फिर अपना एमसी कहता है ओ अच्छा ये बात है, तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा। फिर वो बुढ़ा कहता है मर जाओ तुम। फिर अपना एमसी मन में कहता है लगता है ये बुढ़ा पागल हो गया है। फिर वो बुढ़ा कहता है मेरा मतलब है कि तुम्हें इस डिवाइन आर्ट्स का यूज डिफरेंट मेथड से करना होगा, और क्या तुम जानते हो कि क्यूआई ब्लॉकेज क्या है। फिर अपना एमसी कहता है ये एक रेयर डिसऑर्डर है जिसके साथ मैं पैदा हुआ हूँ और इसमें क्यूआई फ्लो वाली वेंस डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर वो बुढ़ा कहता है नहीं ये रॉन्ग है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि सभी लिविंग बींग्स में क्यूआई फ्लो होती है, और अगर यदि क्यूआई तुम्हारी बॉडी से फ्लो नहीं हो पाती है तो तुम पहले से ही मर चुके होते हो। जैसा कि समझ लो कि क्यूआई एक वाटर है तो वेन्स एक रिवर है, और क्यूआई ब्लॉकेज तब होती है जब रिवर एक नेरो के सामने क्रीक हो। फिर अपना एमसी कहता है तो क्या मैं मरने से बच सकता हूँ और मार्शल आर्ट लर्न कर सकता हूँ यदि मेरी वेन्स वाइडर हो जाए तो। फिर वो बुढ़ा कहता हाँ सही बोले, बट ये इम्पॉसिबल है, जबकि मैंने काउंटलेस पीपल को मारा है, बट एक्चुअली मैं उस वेन्स को कभी भी नहीं देखा हूँ। और ह्यूमन बॉडी में सिर्फ ब्लड बोन्स और मांस होती है, ना तो उसमें आत्मा होती है और ना ही उसमें भगवान होते हैं। और जब मैंने तुम्हारी बॉडी को पॉजेस किया था तो मैं खुद को एक पिलर की तरह यूज करता हूँ क्यूआई वेन्स को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि टीम रेफरिंग वाला वर्ड एक तरह का गॉड है और एनर्जी बॉडी की कोर एनर्जी है, तो इसीलिए मैंने अपना माइंड ट्रिक का यूज किया बॉडी और क्यूआई को धोखा देने के लिए, और माइंड डिविनिटी चेंज करके गॉड क्यूआई बन गया। और ये सुनते ही अपना एमसी कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो उस बुढ़े से कहता है अच्छा क्या तुम इसे समराइज करके बता सकते हो, मेरा मतलब है कि क्या तुम इसे शॉर्ट में बता सकते हो। फिर वो बुढ़ा कहता है इसका मतलब है कि हार्डवर्क, यदि तुम हार्डवर्क करते हो तो तुम अपनी विल पावर से क्यूआई वेन्स को कनेक्ट करने में एबल हो सकते हो। ये सुनते अपने एमसी का मन में उसका पास्ट का फ्लैशबैक चलने लगता है कि कैसे उसके टीचर स्कूल में उसे हार्डवर्क करने के लिए कहते थे। फिर अपना एमसी कहता है नहीं यार ये फिर से हार्डवर्क वाला लेक्चर नहीं दो यार, फर्स्ट हार्डवर्क वाला लेक्चर अर्थ पर मिला था और अब इस डायमेंशन में। बुढ़ा अपने एमसी से कहता है मैं मानता हूँ कि तुम फायर सन माइंड टेक्निक अभी तक नहीं सीखे हो, तो क्या तुम अपनी टायर मेरिडियन को ट्रेन किए हो।
फिर अपना एमसी कहता है हाँ मैंने हमेशा खुद का ख्याल रखने के लिए ट्रेनिंग लिया है। और फिर हमें दो बुक को दिखाया जाता है जिसमें एक रेड और एक ब्लू कलर का बुक होता है और उनका नाम टायन मेरिडियन और फायर सन माइंड टेक्निक होता है। और इसके बारे में अपना एमसी कहता है कि बैकलेन के जनरेशनल सीक्रेट इमोर्टल डिवाइन आर्ट्स फायर सन माइंड टेक्निक और टायन मेरिडियन से बनी है। और फायर सन माइंड टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो पर्सन को क्विकली और स्ट्रांगली इंटरनल एनर्जी को गैदर करती है। और टायन मेरिडियन बुक ये माइंड को क्लीन करने के लिए है। फिर वह बुड्ढा कहता है ज्यादातर लोग फायर सन माइंड टेक्निक को फाउंडेशन मानकर ट्रेनिंग लेते हैं, क्या मैं सही बोला ना? फिर अपना एमसी कहता है हाँ ज्यादातर लोग 7 इयर्स के एज में टायन मेरिडियन पूरा कर लेते हैं और फिर फायर सन माइंड टेक्निक पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। फिर वो बुड्ढा स्माइल करते हुए कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि टायन मेरिडियन इनकम्प्लीट है। मैंने पिछले साल ही टायन मेरिडियन पूरा किया है और मैं ये श्योर हूँ कि ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। और ये सुनते ही अपना एमसी पूरा खुश हो जाता है और कहता है क्या सच में? फिर अपना एमसी मन ही मन में कहता है मुझे पता नहीं था कि टायन मेरिडियन इनकम्प्लीट है। फिर वह बुड्ढा अपने एमसी से कहता हाँ यही सही है, बट मैं खुद से तुम्हारी क्यूआई ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ चीजें सिखा सकता हूँ। और ये सुनने के बाद अपने एमसी के मन में लड्डू फूटने लगता है। फिर वो कहता है यार यदि ये डिवाइन इमोर्टल ब्लेड ऐसा कहता है तो एक्चुअली में ये पॉसिबल हो सकता है इस बॉडी के साथ मार्शल आर्ट सीखना। फिर अपना एमसी उस बुड्ढे से कहता है प्लीज मुझे ये सिखाओ। और फिर सीन कट होता है और हमें 6 आवर लेटर का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर अपना एमसी उस बुड्ढे घोस्ट को पंच मारने का ट्राई कर रहा होता है। फिर वो बुड्ढा अपने एमसी से कहता है ये थोड़ा डेंजरस है बट तुम्हारी टेनिसिटी बैड नहीं है तो इसे फिर से बिगनिंग से स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना। टायन मेरिडियन का पर्पस तुम्हारे विल मैन फिस्ट को रियलिटी में चेंज करती है और एक बार जब तुम मेरी आत्मा को टच करने में एबल हो जाओगे तो तुम्हें इसका रियल मीनिंग समझ में आ जाएगा। तुम अपने विल को अपनी फिस्ट में पुट करो और तुम्हारे अंदर एक एबिलिटी भी है कि तुम कोई भी चीज को बहुत ही जल्दी सीख लेते हो, तो इसीलिए तुम्हें मेरे तक पहुंचने में 3 इयर्स लगेगा और 10 इयर्स मुझे मार डालने के लिए। और फिर वो बुड्ढा अपने एमसी को प्रैक्टिस करता हुआ देखकर अपना मन ही मन में कहता है यार जितना ज़्यादा मैं उसके बारे में सोचता हूँ उतना ही ज़्यादा मैं उसे लाइक करता हूँ और मैं तो इसे ट्रेन करने के बारे में ही सोचकर बहुत खुश हूँ। बट ये जिस रिलीम तक पहुँचना चाहता है उसे पाना इम्पॉसिबल होगा जब तक वो एक बार मर ना जाए और रिवाइव ना हो जाए और फेलियर पर इन्फिनिटली तक जीत ना पा ले। बट ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे एक 14 इयर्स का लड़का कभी भी उस प्रकार का अवेकिन अटेंड कर सके। फिर अपना एमसी अपना मन में कहता है यार उसे रिमेंबर करो, मेरे पास्ट लाइफ का लास्ट मोमेंट, वो मोमेंट जो मैंने फील किया था उसे मैं आज भी नहीं भूला हूँ। उस टाइम जो मुझे फील हुआ और मेरे अंदर जो थॉट थे वो अवेकनिंग मेरे अंदर है। और फिर अपना एमसी उस बुड्ढे की तरफ फिस्ट से अटैक करते हुए कहता है तो मैं वही मोमेंट को अप्लाई करूंगा मेरे फिस्ट में। और वो बुड्ढा उस फिस्ट को अपनी तरफ आते हुए देखकर स्माइल करते हुए सोचता है कि ये अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर अपना एमसी अपने पूरे विल पावर को अपने फिस्ट में स्टोर करता है और पूरा पावर के साथ उस बुड्ढे के स्टमक पे अटैक करता है और अपना एमसी उस बुड्ढे के आत्मा पर सक्सेसफुली अटैक कर लेता और ये देखकर वो बुड्ढा काफी ज्यादा हैरान हो जाता और सोचता आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है। और फिर अचानक से अपना एमसी बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 यहाँ पर खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें अपने एमसी को दिखाते हुए जो बेहोश होने के बाद होश में आ रहा होता है और उसे देखकर वो हेवन ब्लेड कहता है तो फाइनली अब तुम उठ गए यार, मुझे तो लगा कि तुम मर गए हो। फिर अपना एमसी कहता है क्या मैं बेहोश हो गया था? फिर वो हेवन ब्लेड कहता है हाँ तुमने मेरे बॉडी से अपने फिस्ट को आर पार करने का ट्राई किया था और तुरंत ही तुम बेहोश हो गए। फिर अपना एमसी कहता है अरे सॉरी, क्या तुम ठीक हो? फिर वो हेवन ब्लेड कहता है मैं एक टाइम के लिए केयरलेस हो गया था बट ये चीज़ कभी भी दोबारा नहीं होना चाहिए और जब तुम सो रहे थे तब मैंने इसके बारे में डीपली सोचा और उसके बाद तुम्हारे डिसऑर्डर का एक ही मीनिंग निकल कर आता है जो छुआ नहीं जा सकता, उसे छूना टायन मेरिडियन का फर्स्ट स्टेज है और ये ऐसा कुछ है जिसे तुम एक क्वार्टर डे में अचीव नहीं कर सकते हो। और यदि तुम अपने कंप्लीट डेथ या अपने बॉडी का लूज का एक्सपीरियंस नहीं किए और सिर्फ आत्मा के रूप में एग्जिस्टिंग का एक्सपीरियंस किए हो तो इसका मतलब है कि क्या तुम रिकार्डिनेट हुए हो। और ये सुनते ही अपना एमसी सरप्राइज होते हुए कहता है तुम ये कैसे जानते हो? फिर वो हेवन ब्लेड स्माइल करते हुए कहता है यार मैं तो सिर्फ यूं ही बोल रहा था लेकिन मैं सच था, तो चलो तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपने प्रीवियस लाइफ में किस टाइप के पर्सन थे। फिर अपना एमसी कंफ्यूज होते मन में सोचता है यार ये लोग तो इस डायमेंशन के हैं तो ये लोग कार्स या मोबाइल फोन्स या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में कैसे जानते होंगे, तो इन्हें मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में। फिर काफी सोचने के बाद अपना एमसी उस हेवन ब्लेड से कहता है मैं वो पर्सन हूँ जो जोंगयून में नहीं बट डिस्टेंस फ्यूचर में रहता था। और ये सुनते ही वो हेवन ब्लेड कहता है यार ये कितना सरप्राइजिंग बात है। फिर वो हेवन ब्लेड हंसते हुए कहता है यदि चियोंग ग्रीन के उस ओल्ड मैन को पता चल गया तो चीजें उलट जाएगी।
और ये सुनने के बाद अपना एमसी मन में सोचता है यार च्योंगरिन के ओल्ड मैन ये कौन है, खैर छोड़ो जो भी हो, ये हेवन ब्लेड थैंकफुली मेरी बातों पर इजीली बिलीव कर रहा है। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है तो ये कंफर्म है कि तुम रिकार्डिनेट हुए हो, और अगर यदि ऐसा है तो तुम जिसके अंदर तायन क्यू है ब्लॉकेज है और जो रिकार्डिनेट हुआ है वो मेरे टेक्निक्स को लर्न करने के लिए परफेक्ट है, तो तुम मेरे प्रोग्रेस को गेन करने वाले ओनली क्वालिफाइड पर्सन हो। ओके, तो वहां पर ऊपर देखो बादलों की तरफ, वहां पर जो मून है उसे ट्राई करके कट करने की कोशिश करो। फिर अपना एमसी अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहता है मेरे प्रीवियस और करंट लाइफ में ऐसा लगता है कि वर्ल्ड हमेशा मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पर तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और वो भी इस बॉडी के साथ। फिर अपना एमसी स्माइल करते हुए कहता है यस सर। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है ओ हाँ, कंप्लीटेड तायन मेरेडियन को उसके नॉर्मल नेम से डिस्टिंग्विश करना बहुत हार्ड है, तो तुम इसके नेम को चेंज करने के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होगा जब तुम तायन मेरेडियन को कंप्लीट करोगे और इसके आगे जिन ऐड करोगे। और ये सुनते ही अपना एमसी गुस्सा होते हुए कहता है नो वे, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर हेवन ब्लेड कहता है तुमने मेरी बात तो सुनी ही नहीं, तो तुम्हारा डायरेक्टली नहीं कहने का क्या मतलब है। फिर अपना एमसी कहता है मेरे अंकल का नाम जिनतेई है। फिर हेवन ब्लेड कहता है यार तुम्हारे अंकल जिनतेई और जिनतेयान में क्या रिलेशन है जो ये नहीं हो सकता है। फिर अपना एमसी कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है, समझे। और फिर सीन कट होता है और हमें 1 मंथ लेटर का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अपना एमसी ट्रेनिंग हॉल में अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसे देखकर कुछ गार्ड्स उसकी चुगलियां भी कर रहे होते हैं, जो कह रहे थे कि अभी 7 बज रहे हैं तो इसे ट्रेनिंग करते हुए 4 घंटे हो गए हैं। और ये सुनने के बाद वो दूसरा गार्ड कहता है यार मुझे तो लगा था कि ये जल्दी थक कर रुक जाएगा, लेकिन अब तो पूरे 1 महीने हो चुके हैं या फिर उससे भी ज्यादा, बट ये 1 महीने से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। फिर वो ब्राउन हेयर वाला गार्ड कहता है मे भी शायद वो यहाँ रहकर मैच्योर हो गया है। फिर वो ब्लैक हेयर वाला बंदा कहता है यार इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि वो कुछ इम्प्रेसिव कर रहा है, बट इसे अच्छी तरह से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहा, वो दिन के उजाले में इधर उधर भटक रहा है। फिर वो ब्राउन हेयर वाला बंदा कहता है हाँ सचमुच वो ऐसा ही दिख रहा है। फिर वो ब्लैक हेयर वाला गार्ड कहता है यार वो इतना ट्रेनिंग इसलिए कर रहा है कि शायद उसे इस बात से जेलस हो रही है कि उसका छोटा भाई यंग लीडर बन रहा है। फिर वो ब्राउन हेयर वाला गार्ड कहता है अरे विंगिल, तुम यंग लॉर्ड के बारे में सोचकर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। फिर वो ब्लैक हेयर वाला गार्ड चिल्लाते हुए कहता है क्योंकि वो एक आलसी है और वो अपने आसपास के एल्डर्स पर गुस्सा करता है, और 3 साल पहले उसने अपने एंसेस्टर श्राइन को भी नहीं फ्लिप किया था क्योंकि वो नशे में था, बट लेकिन वो देर से ही सही वो डेफिनेटली एल्डर्स के सामने अच्छा दिखने का ट्राई कर रहा था क्योंकि वो अपने टैलेंटेड छोटे भाई से जेलस होता है। फिर तभी उन लोगों को एक आवाज सुनाई देता है जो कह रहा होता है कि वाह कितनी इंटरेस्टिंग बात है, और ये आवाज सुनते ही तीनों गार्ड सरप्राइज हो जाता है और डरते हुए पीछे देखता है। फिर उनमें से एक गार्ड कहता है ग्रैंड मास्टर न्यूंग आप यहाँ पर कब आए। और फिर हम लोग उस बंदे को देखते हैं जो कि क्लैन वेसल और बैक हेजुन्स के मास्टर होते हैं और उसका नाम न्यूंग जेप्युंग होता है। और फिर वो गुस्से से उन गार्ड से कहता है मुझे ये सोचकर बहुत खराब लग रहा है कि वेसल्स अपने मास्टर के पीठ पीछे इतनी बकवास बातें कर रहा है। और ये सुनते ही वो गार्ड्स ग्रैंड मास्टर के सामने झुकते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ग्रैंड मास्टर, हम माफी चाहते हैं ग्रैंड मास्टर न्यूंग। फिर वो ग्रैंड मास्टर कहता है तुम्हें पनिशमेंट मिलने से कोई नहीं बचा सकता, ये तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, चले जाओ यहाँ से अभी तुरंत। और फिर वो गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो ग्रैंड मास्टर अपने एमसी को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा होता है और अपना मन में कहता है यार ये लड़का इतना सेलो ट्रिक का यूज कर रहा है कि इसे ये गधे गार्ड्स भी समझ जाएंगे, और अगर यदि ये ऐसा एक्ट करना चाहता है जैसे उसने अपने एटीट्यूड को चेंज किया हो तो उसे ये प्रॉपरली करना चाहिए। और जैसा मैंने यंग लीडर के पोजीशन को एक्सपेक्ट किया था, ये सिर्फ यंग लॉर्ड और बैक हेजुन पर सूट करता है जिसके पास एक्सीलेंट पर्सनालिटी है जैसे कि मार्शल टैलेंट, और अगर यदि इससे उसकी तुलना करें तो ये एरोगेंट और लेजी है और इसे सिर्फ ड्रिंक करना और गाना गाना पसंद है, तो ये यंग लीडर कैसे हो सकता है। और ये देखकर कि वो किस तरह से तायन मेरिडियन को अचीव करने का ट्राई कर रहा है। तो गाइज वो ग्रैंड मास्टर ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि अपना एमसी पहले बहुत लेजी और ड्रिंकिंग भी करता था, बट अभी अपना एमसी पूरी तरह से चेंज हो गया है। वो डेली तायन मेरिडियन को अचीव करने का ट्रेनिंग करता है, तो उसे यही देखकर हैरानी हो रहा था। और फिर अचानक से वो ग्रैंड मास्टर अपने एमसी को देखकर चिल्लाते हुए कहता है ऐसा इविल काम करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। तो गाइज यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अपना एमसी उस ट्रेनिंग हॉल के प्रीसियस चीज में खाना बना रहा होता है, और यही देखकर वो ग्रैंड मास्टर अपना मन में कहता है रूबी ट्रेनिंग हॉल के रूबी एक प्रीसियस ऑब्जेक्ट है जिसे डेथ स्ट्राइक कल्ट के कल्ट लीडर डिवाइन इमोर्टल ब्लेड से मारकर गेन किया गया था, और रूबी को क्लीन करने के लिए थर्मल वाटर ब्रेजियर से बनाया जाता है। तो इसकी हिम्मत कैसे हुई इसमें खाना बनाने की।
मैं ये अलो नहीं कर सकता हूँ। और फिर वो ग्रैंड मास्टर दौड़ते हुए अपने एमसी के पास जाने लगता है और जाते हुए भी अपना मन में कह रहा होता है कि मैं इसे ऐसा बना दूंगा कि वो दोबारा ऐसा कुछ करने के बारे में कभी भी नहीं सोचेगा और मैं उसे प्रॉपरली एम्बेरस करूंगा। फिर तभी अपना एमसी अचानक से कहता है स्टॉप, वहीं पर रुक जाओ जहाँ पर हो तुम। और ये सुनते ही वो ग्रैंड मास्टर मन में कहता है यार ये क्या हुआ, उसने मेरे प्रेजेंस को नोटिस कैसे किया, शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो गैस किया हो। और फिर अपना एमसी उस ग्रैंड मास्टर के मन में सोच रही बातों का रिप्लाई देते हुए कहता है मैं कोई गैस नहीं किया हूँ। और ये सुनते ही वो ग्रैंड मास्टर और भी ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए कहता है यार इसने मेरे थॉट्स रीड कैसे कर लिया, यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर अपना एमसी कहता है क्या खुद से खाना बनाना एटिक्वेट और डेकोरम के अगेंस्ट है, तो यार अगर यदि ह्यूमंस खाना नहीं खाएंगे तो वो मर जाएंगे। और ये सुनते ही फिर से वो ग्रैंड मास्टर अपना मन में कहता है यार ये तो मेरे वर्ड्स का मजाक उड़ा रहा है। फिर वो ग्रैंड मास्टर गुस्सा होते हुए कहता है तायन क्यूआई ब्लॉकेज, इसका मतलब होता है कि तुम वीक बॉडी के साथ पैदा हुए तो तुम मेरी बातों को इतना इजीली कैसे समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा सिक्स सेंस शार्पर है। और जो यंग लॉर्ड की बॉडी से ठंडी हवा बाहर आ रही है ये रूबी की यंग क्यूआई की हीट को ब्रेक करने के लिए इनफ है। फिर अपना एमसी कहता है यार यदि तुमने मुझे देख लिया तो तुम्हें मुझे हाई कहना चाहिए था। फिर वो ग्रैंड मास्टर कहता है क्या वो कह रहा है कि मैं उसे हाई कहूँ, यार मैं ये कैसे हिम्मत कर सकता हूँ खुद की प्रेजेंस को हाइड करने का, तो इसका मतलब है कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही मेरे प्रेजेंस को नोटिस कर लिया था। और अचानक से अपना एमसी ग्रैंड मास्टर की तरफ देखते हुए अननोन की तरह कहता है ओ ग्रैंड मास्टर न्यूंग जेप्यूंग, आप यहाँ पर कब आए। और ये सुनते ही वो ग्रैंड मास्टर पर चौंक जाता है और मन में कहता है यार ये सब कुछ जानता था लेकिन वो ऐसा एक्टिंग कर रहा है जैसे उसे पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ओ यंग लॉर्ड तुम कब तक मुझे मैस करते रहोगे। और फिर हमें कुछ समय पहले का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अपना एमसी को अचानक से बहुत ठंड लगने लगता है। और फिर हम लोग वो हेवन इमॉर्टल ब्लेड को देखते हैं जो अपने एमसी से कहता है मैंने तुम्हें बताया था कि कंप्लीट थाइन मेरिडियन तुम्हारे कंप्लीट क्यूआई को कंज्यूम कर लेगा। फिर अपना एमसी कहता है इसीलिए मैं रूबी ट्रेनिंग हॉल में आया था लेकिन अब मुझे लगता है कि इसकी भी अपनी कोई लिमिट है। फिर अपना एमसी डम्पलिंग के प्लेट की तरफ देखते हुए कहता है लेकिन इससे सिचुएशन बेटर हो जाएगी। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है खाने के साथ अपनी यंग क्यूआई को फिर से गेन करने के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, यार कभी कभी तो तुम काफ़ी स्मार्ट लगते हो। अपना एमसी कहता है यार मैंने पहले ही डम्पलिंग्स बना लिया, बस अब मुझे इसमें पकोड़े डालना है। और फिर वो हेवन ब्लेड डम्पलिंग्स की स्मेल को जैसे ही सूंघता है तो वो सरप्राइज होते हुए कहता है ओह यार इसकी स्मेल बहुत अमेजिंग है, वैसे ये है क्या चीज़। फिर अपना एमसी कहता है ये डम्पलिंग्स है जिसे मैंने अपने प्रीवियस लाइफ के मेथड का यूज़ करके बनाया है। फिर वो हेवन ब्लेड अपने एमसी से कहता है ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हारे पास ऐसी भी कोई टैलेंट है, बट यार इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और ये सुनते अपने एमसी कहता है चुप करो और वहाँ साइड में जाके खड़ा हो जाओ, इसमें नज़र मत डालो। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है अच्छा तो क्या सिर्फ सीजनिंग पर नज़र डालना ठीक है। फिर अपना एमसी कहता है ये कोई नज़र डालने की चीज़ नहीं है। और ये कहकर अपना एमसी डम्पलिंग का सूप का एक सिप लेता है और वो सूप इतना टेस्टी होता है कि अपना एमसी खुश हो जाता है और मन में कहता है यार ये कितना टेस्टी है, इसी टेस्ट को तो मैं खोज रहा था। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है बैकलाइन के किसी पर्सन में सचमुच कोई मैनर्स नहीं है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है और तुम अकेले अकेले खा रहे हो, एक बार पूछ भी नहीं सकते हो खाने के लिए। फिर अपना एमसी कहता है ये कैसे पॉसिबल है कि खुद से खाना बनाना मैनर्स और मर्यादा के अगेंस्ट है, यार तुम समझ नहीं रहे हो, अगर यदि ह्यूमंस खाना नहीं खाएंगे तो वो मर जाएंगे। बट क्या तुम्हें एक बात पता है, जब मैं 10 साल का था तब से मेरे फादर मुझे इस डम्पलिंग स्ट्यू के लिए कॉम्प्लीमेंट देते रहे और मेरे छोटे भाई को भी ये बहुत पसंद आया था और उसके बाद से ये लास्ट कॉम्प्लीमेंट था जो मैंने अभी सुना। फिर वो हेवन ब्लेड अपने एमसी से कहता है अरे पीछे देखो वो कमीना तुम्हें ही घूरे जा रहा है। फिर अपना एमसी मन में कहता है सीक्रेट मिस्ट स्क्वाड का लीडर यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर अपना एमसी पीछे देखता है तो कहता है अरे ग्रैंड मास्टर न्यूंग जेप्यूंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ग्रैंड मास्टर अपने एमसी के सामने झुकते हुए कहता है देर से हेलो कहने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी रूडनेस को माफ़ कर दीजिए यंग लॉर्ड ये गैंग। फिर अपना एमसी कहता है तुम किस रूडनेस के बारे में बात कर रहे हो। फिर वो ग्रैंड मास्टर कहता है मैं एक वेसल हूँ, ये मैं भूल गया था। फिर अपना एमसी सरप्राइज होते हुए अपना मन में कहता है यार मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने ऐसा कब किया। यार ये तो बहुत अजीब बात है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि न्यूंग जेप्यूंग झुक क्यों रहा है, यार ये कैसा सिचुएशन है। फिर वो ग्रैंड मास्टर कहता है तो मैं अब चलता हूँ यंग लॉर्ड, मुझे कुछ काम है। फिर अपना एमसी कहता है हाँ ठीक है जाओ। फिर अपना एमसी उस हेवन ब्लेड से कहता है अरे जरा ध्यान दो, हम लोग न्यूंग जेप्यूंग की एक भी फुट स्टेप को सुन नहीं पा रहे हैं और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूंग जेप्यूंग एक टाइटल क्रिम्सन डीमन सुप्रीम सॉर्ड है और ये टाइटल इसलिए दिया गया है क्योंकि फर्स्ट रेट मास्टर भी उसकी प्रेजेंस को फील नहीं कर सकते हैं। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है बट आखिर उसे हो क्या गया, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। फिर अपना एमसी कहता है यार ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है।
फिर वो हेवन ब्लेड कहता है खैर ये सब छोड़ो, अच्छा क्या तुम खाना खाते समय अपना बॉडी को मुझे दे सकते हो ताकि मैं भी कुछ खा सकूं। फिर अपना एमसी कहता है तुमने ही तो कहा था कि अगर मुझे फिर से पोजेस्ट किया गया तो मैं मर जाऊंगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग अपने एमसी और उस हेवन ब्लेड को देखते हैं जो रूबी ट्रेनिंग हॉल से बाहर आ गया होता है और वो हेवन ब्लेड अपने एमसी से कह रहा होता है क्या तुम्हें वो लेडल वापस लेना है जो तुम पीछे छोड़ आए हो। फिर अपना एमसी कहता है तुम टेंशन नहीं लो, अगर मैं उस लेडल को इधर उधर छोड़ भी दूँ तो सर्वेंट उसे ले जाएगा और मैं इससे बहुत अटैच्ड हूँ। लेकिन मैं 1 मंथ से अपने ताइन मेरेडियन का ट्रेनिंग ले रहा हूँ बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ भी चेंजेस हो रहा है मेरे अंदर। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है चलो तुम मेरी हथेली पर हिट करो। और फिर अपना एमसी जैसे ही उस हेवन ब्लेड की हथेली पर हिट करता है तो वो उसकी हथेली पर हिट करने में एबल होता है, मतलब कि उस हेवन ब्लेड की आत्मा को टच करने में। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है जरा ध्यान से देखो, तुम पहले से ही अपने बॉडी के अंदर विलफुल थॉट्स को अपने अंदर रखने में एबल हो गए हो और भले ही अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई भी चेंजेस नहीं है बट एक दिन तुम जरूर फील कर सकोगे कि तुम चेंज हो गए हो। अच्छा क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम्हारे सिबलिंग के साथ तुम्हारे बैड रिलेशनशिप है। फिर अपना एमसी कहता है हाँ हेजुन के साथ। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है ये सब स्टार्टिंग से ही है क्या। फिर अपना एमसी कहता है नहीं नहीं, जब मैं छोटा था तब सब ठीक था और मैंने उसे अपने पीठ पर भी उठाया था और उसके साथ खेला भी था। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है तो फिर अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे रिलेशनशिप खराब हो गए। फिर अपना एमसी कहता है जब मैंने उसे अपने आप से अलग कर दिया था, मैंने उसका सारा ट्रेजर्ड आइटम भी डिस्ट्रॉय कर दिया और मैंने उसके गालों को तब तक दबाया जब तक कि वो इंजर्ड ना हो गया। जब मैंने फैमिली छोड़ा तब तक हमारे रिलेशनशिप इतने ख़राब हो चुके थे कि वो मुझे बाय कहने तक भी नहीं आया था जब मैं इस क्लेन को छोड़ रहा था। और ये सब मेरा एक प्लान था इस क्लेन को छोड़ने का और ये प्लान मेरा वर्क कर गया। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है एक मास्टर फैमिली के ब्रदर्स एक दूसरे के अगेंस्ट ब्लेड ड्रॉ करना ये कन्फर्म है, तो तुम इसके बारे में टेंशन नहीं लो। फिर अपना एमसी कहता है मैंने सुना था कि तुमने कहा था कि फैमिली लेस में हारमोनियस होना चाहिए। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है ब्रदर्स एक एक्सपेक्टेशन और ब्रदर्स में हारमोनियस नहीं होना चाहिए। फिर अपना एमसी कहता है ऐसा क्यों। फिर हेवन ब्लेड अपने पास्ट के बारे में बताते हुए कहता है मेरा भी एक भाई था लेकिन उसने मेरे पीछे एक असेसियन भेजा था बट मैंने असेसियन को निपटाने के बाद मैंने अपने भाई को नहीं मारा, लेकिन मैंने उसकी डेंटेन को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसकी वैन्स को डिस्टर्ब कर दिया ताकि वो अपने बाकी की लाइफ हैप्पीली जी सके। फिर अपना एमसी कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा भी कोई भाई है। और फिर वो लोग ये सब बात करते करते फिर से ट्रेनिंग हॉल में पहुंच जाते हैं जहां पर हेजुन ग्रैंड मास्टर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। और अपना एमसी जैसे ही ट्रेनिंग हॉल का गेट ओपन करता है तो हेजुन अपने एमसी को सरप्राइज होते हुए देखता है और अपना मन में कहता है ये यहाँ पर वापस क्यों आया है। और फिर वो हेवन ब्लेड हेजुन की तरफ देखते हुए अपना एमसी से पूछता है क्या यही है वो तुम्हारा सिबलिंग जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। फिर अपना एमसी हेवन ब्लेड से कहता है जल्दी से लेडर लो और वापस चलो। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है यार कितने बोरिंग हो तुम, यार एक बार पीछे मुड़ के तो देख लो, वो तुम्हें ही देख रहा है, वो तुम्हें ऐसे देख रहा है जैसे कि वो तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। फिर अपना एमसी गुस्सा होते हुए कहता है मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने उसके साथ क्या क्या किया था यहाँ से जाने से पहले, इसीलिए वो मुझे ऐसे देख रहा है। फिर हेवन ब्लेड कहता है एक छोटा बच्चा का कोई इविल एनिमी नहीं है। फिर अपना एमसी कहता है ये बात मैं भी जानता हूँ, इसीलिए चलो जल्दी चले यहाँ से। और हम लोग देखते हैं कि अचानक से वो ग्रैंड मास्टर जोर से चिल्लाते हुए कहता है यंग लॉर्ड हेजुन रुकिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हेजुन पलक झपकने से पहले पूरा स्पीड के साथ अपने एमसी के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसका रास्ता को ब्लॉक कर देता है। और ये देखकर वो हेवन ब्लेड कहता है वाह इसकी शैडो मून वॉक टेक्निक सच में इनक्रेडिबल है और उसकी लाइट मूवमेंट तुम्हारी मूवमेंट से इनकम्पेरेबल है। फिर अपना एमसी कहता है मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। फिर अपना एमसी कहता है क्या हुआ, तुमने मेरे रास्ता को ब्लॉक क्यों किया है। बट हेजुन अपने एमसी के सामने अपना सर झुका लेता है और कुछ नहीं कहता है। फिर अपना एमसी कहता है क्या तुमने यही सीखा है कि तुम किसी का रास्ता ब्लॉक कर रहे हो तो तुम्हें उससे कुछ बोलना चाहिए। शायद लगता है कि हमारे अलग रहने की वजह से तुम बोलना भूल गए हो। और फिर अपना एमसी उसे शोल्डर से हिट करके वहाँ से जाने लगता है। फिर तभी हेजुन उसे पकड़कर रोकते हुए कहता है रुको ह्यूंग। और ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और वो ग्रैंड मास्टर भी सरप्राइज हो जाता है। अपना एमसी उसकी तरफ सरप्राइज होते हुए देखता है और कहता है क्या बोला तुमने। और ये देखकर हेजुन सरप्राइज हो जाता है कि अपना एमसी तुरंत 1 सेकंड में ही उसके सामने घूम जाता है और डर से हेजुन के मुंह से आवाज़ नहीं निकलने लगता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें अपने एमसी और उसके छोटे भाई यीगेंग को दिखाते हुए, जहां पर यीगेंग कह रहा होता है कि एक समय ऐसा आया था जब क्लैन के सभी लोग ह्यूंग को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, जबकि उसका जन्म क्यूआई ब्लॉकेज के साथ हुआ था, बट फिर भी वो मैच्योर और कॉन्सिडरेट था, तो इसीलिए सभी कोई उसकी तरफ सिंपैथी से देखता था। और वो मेरे लिए भी कभी कभी स्पाइसी वॉन्टेड सूप बनाता था, बट वो सूप टेस्टी तो होता था बट वो काफी ज्यादा स्पाइसी होता था, जिसकी वजह से मेरे कान से धुएं निकलने लगते थे, जिसकी वजह से मेरे जैसे 8 इयर्स ओल्ड ह्यूंग को बड़ा होने का मतलब समझ में आया और मैं उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करके बहुत खुश था और मैंने सोचा कि मेरी खुशी हमेशा बनी रहेगी। बट एक दिन ऐसा आया कि सब कुछ बदल गया और एक दिन ऐसा होता है कि मेरे बदले हुए ह्यूंग गुस्से में आ जाता है और वो हर दिन मेडिसिन वाले टेबल को गुस्से से पलट देता था और वो अब क्लैन के किसी भी पर्सन के साथ घूमना पसंद नहीं करता था और मेरे पिता भी ह्यूंग के इतने ज्यादा अत्याचारों की वजह से वो दूर हो गए। और फिर इसके बाद क्लैन के कुछ वेसल्स ने मुझसे धीरे से फुसफुसाकर कहा कि ह्यूंग ऐसा इसलिए कर रहा क्योंकि उसने अपनी मॉरलिटी खो दी है, तो एक दिन मुझे ही इस क्लैन का पैट्रिक बनना चाहिए। और उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था कि ऐसे इवेंट्स क्यों हो रहे हैं, बट मैं तो सिर्फ यही प्रे करता हूँ कि ह्यूंग पहले जैसा हो जाए जैसे हम लोग पहले खेला करते थे और वो पहले जैसा होने के बाद फिर से मेरे साथ खेलना स्टार्ट कर दे। और फिर इसके बाद हमें प्रेजेंट डे का कुछ समय पहले का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये गैंग अपने ट्रेनर से कहता है मुझे यहाँ पर थोड़ा बदबूदार जैसा सेंट आ रहा है। और ये सुनने के बाद फिर वो मास्टर कहता है मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि यंग लॉर्ड अपने ट्रेनिंग के बाद हॉटपॉट ले रहा है। और ये सुनने के बाद फिर ये गैंग कहता है क्या ह्यूंग? और फिर वो ट्रेनर कहता है हाँ, लगभग वो 1 महीने से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है। और ये सुनने के बाद फिर वो अपने पंच को क्लोज करते हुए मन ही मन में कहता है मुझे याद है कि ये जो स्मेल आ रही है वो वॉन्टेन सूप की है जो मेरे लिए वो बनाया करता था, तो इसका मतलब है कि ह्यूंग अगर यदि फिर से मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दे तो शायद हम अपने ओल्ड एज में वापस जा सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग प्रेजेंट टाइम का सीन को देखते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये गैंग जो होता है वो अपने एमसी का कपड़ा को पकड़ लिया होता है और वो डरते हुए अपना मन ही मन में कह रहा होता है शिट यार, मैं ऐसी स्टूपिड मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ और अब मुझे इसे सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और फिर ये गैंग डरते हुए और हकलाते हुए अपने एमसी से कहता है सॉरी ह्यूंग, मैंने तुम्हें डरते हुए बुलाया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। और ये देखने के बाद फिर अपना एमसी स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है मैंने सोचा था कि यहाँ पर सभी कोई मुझसे नफरत करते हैं बट यहाँ पर मैं गलत था। और फिर अपना एमसी ये गैंग से जोर से चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि अपने बड़े भाई को नाम लेकर बुलाने का। और ये सुनने के बाद ये गैंग पूरा डर जाता है, फिर वो धीरे से कहता है ह्यूंग। और फिर इसके बाद अपना एमसी ये गैंग से कहता है अच्छा अभी ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रोका है जबकि मैं यहाँ से जा रहा था। और फिर यंग भी जोर से चिल्लाते हुए कहता है हम पहले की तरह क्यों नहीं लड़ते हैं क्योंकि काफी समय हो गए हम लोग को लड़े हुए ह्यूंग। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? और फिर इसके बाद अपना एमसी अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है तुम मुझसे ट्रेनिंग का कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो जबकि तुम जानते हो कि मैं अपना इंटरनल क्यूआई यूज नहीं कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद फिर यंग अपने एमसी से कहता है मैं तुमसे कोई बदला लेना नहीं चाहता हूँ और मेरा कहने का ये मतलब नहीं था क्योंकि आज हम क्विंगोंग का ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इंटरनल क्यूआई का यूज नहीं करेंगे। और ये सब सुनने के बाद जो हेवन सॉर्ड होता है वो अपने एमसी से कहता है फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से ये अभी बहुत भोला है। और फिर इसके बाद अपना एमसी मन ही मन में उससे कहता है मुझे पता है कि वो ऐसा किस लिए कर रहा है क्योंकि वो अभी भी एक छोटा बच्चा है। और फिर इसके बाद यंग अपने एमसी से कहता है कि आपको कैप्चर द गॉब्लिन याद है, ये वो चीज है जो हमें फादर ने बचपन में सिखाया था और ये वही ट्रेनिंग है जो आज हम करने वाले हैं। और हाँ, ये कोई गेम नहीं है तो इसे अच्छे से ट्रेनिंग करना। तो गाइज मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि कैप्चर द गॉब्लिन एक ट्रेनिंग होता है और वो ऐसा ट्रेनिंग होता है जिसमें 2 ओपोनेंट्स होते हैं और कुछ पेपर बॉल्स होते हैं जिसमें दोनों ओपोनेंट्स के आंखों में कपड़ा बंधा हुआ होता है और फिर उस पेपर बॉल को हवा में उछाला जाता है और जो भी कोई पेपर बॉल को सबसे पहले पकड़कर अपने ओपोनेंट को हिट कर देता है तो वो ट्रेनिंग जीत जाता है। और फिर इसके बाद वो हेवन सॉर्ड अपने एमसी से कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने जो ट्रेनिंग इन्वेंट की थी वो मेरे अगले पीढ़ी तक अभी तक चल रही है। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी कहता है कैप्चर द गॉब्लिन एक ट्रेनिंग मेथड है। फिर वो हेवन ब्लेड कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और फिर इसके बाद अपना एमसी यंग से कहता है जो भी हो इसका डिसीजन लेना हम लोगों के हाथ में नहीं है, तो हमें ग्रैंड मास्टर न्यूंग से इसकी परमिशन लेनी होगी जो ट्रेनिंग के बाद तुम्हें ही देख रहे हैं। और ये कहने के बाद फिर अपना एमसी ग्रैंड मास्टर को देखकर अपना मन ही मन में कह रहा होता है ये क्लियर है अगर यदि मैं यंग के साथ ट्रेनिंग करूंगा तो मैं कंफर्म हार जाऊंगा क्योंकि ग्रैंड मास्टर न्यूंग जेपियोंग मुझसे नफरत करते हैं, तो ये कंफर्म है कि वो इस ट्रेनिंग की परमिशन नहीं देंगे। बट अचानक से वो जो ग्रैंड मास्टर होता है वो अनाउंसमेंट करते हुए कहता है यंग लॉर्ड हेजुन के लिए ये बेनिफिशियल होगा अगर यदि ये गैंग हमें ज्वाइन कर ले। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी पूरा शॉक हो जाता है, बट उसका छोटा भाई जो होता है पूरा स्माइल करते हुए कहता है देखो अब तो ग्रैंड मास्टर न्यूंग ने भी इसकी परमिशन दे दी है तो अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और फिर अपना एमसी कहता है अरे नहीं रुको। और फिर इसके बाद हम लोग ग्रैंड मास्टर न्यूंग को देखते हैं जो स्माइल करते हुए अपना मन ही मन में कह रहा होता है इन दोनों का ये ट्रेनिंग को देखने के बाद मैं ये डिटरमाइन करने में एबल हो जाऊंगा कि यंग लॉर्ड येंग अपनी पावर को छुपा नहीं रहे हैं। और फिर अपना एमसी कहता है इस ग्रैंड
मास्टर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे बुरी तरह से ट्रैम्पल करना चाहता है। और ये सुनने के बाद वो जो हेवन ब्लेड होता है वो हंसते हुए अपने एमसी से कहता है, अगर यदि तुम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ने वाले हो तब मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि अपने बॉडी को कैसे लाइटन किया जाए। बट अपना एमसी तो अभी भी वही बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, अगर यदि ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तब मैं हेजुन के अगेंस्ट कैसे जीतूंगा। और फिर से वो हेवन ब्लेड अपना एमसी से कहता है, जैसा कि तुम्हें नाम से ही पता चलता है कि क्यूंगंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि लिटरली तुम्हारे बॉडी को लाइटन बना देगी। और क्या तुम एक महीने से अपने बॉडी के लिए माइंडफुल ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो? और अगर यदि तुम अपने एग्जिस्टेंस को मिटा देना चाहते हो तो एक चांस होगा तुम्हारे पास। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी अपने दोनों हाथों की तरफ देखता है और कहता है, अगर यदि मैं कोई भी चीज ठान लूं तो वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। और फिर इसके बाद वो हेवन ब्लेड कहता है, तो आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ और मैं पहले इसे मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा अनसर्टेन था, बट अब मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि जब तुम कैप्चर द गॉब्लिन ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे तब मैं तुम्हें एक हिंट दूंगा और उस हिंट से तुम ये ट्रेनिंग जीत गए तो तुम्हारी बची हुई उम्र और ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम क्यूआई ब्लॉकेज से जल्दी नहीं मरोगे। और ये सुनने के बाद अपना एमसी कैप्चर द गॉब्लिन ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो यंग से कहता है, चलो कैप्चर द गॉब्लिन ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और ये सुनते यंग पूरा खुश हो जाता है और वो कहता है, क्या सच में? और फिर अपना एमसी यंग से कहता है, क्या इसके सभी बेसिक रूल सेम हैं? फिर यंग कहता है, हाँ, बट इसमें हम लोग दोनों ब्लाइंड फोल्ड रहेंगे। और फिर इसके बाद वो हेवन ब्लेड अपने एमसी की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, वो अपने लिए और भी ज्यादा ऑनेस्ट हो सकता था। और फिर इसके बाद वो ग्रैंड मास्टर हेजुन अनाउंसमेंट करते हुए कहता है, अगर यदि तुम लोग दोनों रेडी हो गए हो तो चलो इस ट्रेनिंग को स्टार्ट किया जाए। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपना एमसी अपने छोटे भाई का तारीफ करते हुए कहता है, येंग एक काफी ज्यादा जीनियस पर्सन है जिसे एल्डर्स ने एक्नॉलेज किया है, तो ये कंफर्म है कि वो एक दिन वर्ल्ड में सबसे बेस्ट बनेगा और मैं तो इसके अगेंस्ट में सिर्फ टायन मेरेडियन का यूज करके जीत सकता हूँ। और फिर इसके बाद हम लोग येंग को देखते हैं जो कैप्चर द गॉब्लिन ट्रेनिंग के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध रहा होता है। और फिर इसके बाद वो हेवन ब्लेड का स्पिरिट स्माइल करते हुए कहता है, इससे पहले कि उसके शैडो मून वर्क को देखकर ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा स्किल्ड है, बट अगर यदि ये बच्चा 100 में से एक है तो तुम जिन्हें मैंने चुना है वो कितना ज्यादा काइंड है और सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है, तो सोचो तुम कितना ज्यादा स्किल्ड हो। तो तुम अभी जाओ और अपने छोटे भाई को हेवन और अर्थ के बीच का डिफरेंस बताओ। और फिर अपना एमसी कहता है कि मेरे रिकार्डिनेशन से पहले मेरे घर में एक कहावत बहुत ज्यादा फेमस थी और वो ये है कि कोई भी छोटा भाई अपने बड़े भाई से मैच नहीं करता है, मतलब कि वो लोग दोनों के बीच में ज्यादा कुछ बनती नहीं है। और फिर इसके बाद अपना एमसी पूरा फिल्मी स्टाइल में अपने आंखों पर वो पट्टी बांध लेता है। और फिर इसके बाद वो स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है, मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ क्योंकि कोई भी छोटा भाई अपने बड़े भाई जैसा नहीं हो सकता है। और फिर इसके बाद अपना एमसी उस स्वॉर्ड स्पिरिट से कहता है कि क्या आपका भाई आपसे बड़ा है? और फिर इसके बाद वो स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है, नहीं, बट छोटा भाई अपने बड़े भाई की गलतियों से सीखेगा और एक दिन वो बड़ा आदमी बनेगा। और फिर इसके बाद अपना एमसी कहता है, यार तुम तो बच्चों की तरह बात कर रहे हो। और ये सुनने के बाद फिर वो स्वॉर्ड स्पिरिट का पॉपट हो जाता है। और फिर इसके बाद हम लोग ग्रैंड मास्टर न्यू जेपियंग को देखते हैं जो उन लोगों से कह रहा होता है, तो चलो मैं आप लोग दोनों को इस गेम का स्टार्टिंग रूल्स बताता हूँ। और फिर ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी ग्रैंड मास्टर न्यू जेपियंग से कहता है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें रेड बीन्स का पैकेट इकट्ठा करके क्या हमें एक दूसरे पर नहीं मारना चाहिए क्योंकि हमारे आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और कमर में घंटी बंधी हुई है? और फिर वो ग्रैंड मास्टर कहता है, हाँ, बट मैंने ट्रेनिंग के लिए डिफिकल्टी लेवल और थोड़ा बढ़ा दी है, तो आप लोग घंटियों का यूज नहीं करेंगे। और मैंने नॉइज को साइलेंस करने के लिए रेड बीन के पैकेट को रैबिट के फर में ढक दिए हैं और इसमें टोटल 5 पॉचेस है, तो सबसे पहले 3 पॉइंट पाने वाला पर्सन इस ट्रेनिंग का विनर हो जाएगा। और अगर यदि आप पॉचेस पकड़ते हैं और अपने ओपोनेंट को हिट करते हैं तो ये आपका 1 पॉइंट होगा। और अगर यदि आप हाथ में पॉचेस पकड़े हुए अपने ओपोनेंट को स्ट्राइक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ये पूरा गेम जीत जाओगे। और फिर इसके बाद अपना एमसी कहता है, यंग हमें साथ में कैप्चर द गॉब्लिन खेले हुए काफी समय हो गया है, लगभग 6 ईयर हो गए हैं, और जरा याद करो जब तुम्हें थैली से मारा जाता था तब तुम रोने लगते थे। और फिर इसके बाद यंग कहता है, मैं अब ऐसा नहीं करता हूँ, बट फिर भी अपना एमसी उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अरे हाँ मुझे याद है, जरा अपनी नाक तो संभालो अभी। और इतना कहने के बाद वो दोनों ट्रेनिंग के लिए पूरी अच्छी तरह से रेडी हो जाते हैं। और फिर वो ग्रैंड मास्टर ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है और उसके हाथ में जितने भी पॉचेस होते हैं वो सभी को हवा में उड़ा देता है। और वो ग्रैंड मास्टर जैसे ही उस पॉचेस को हवा में उड़ाता है तो यंग पूरा स्पीड के साथ उस पॉचेस की तरफ जाने लगता है और जाते हुए अपना मन ही मन में कह रहा होता है, अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा डिफरेंट हूँ। और फिर यंग जाकर एक पॉचेस को पकड़ लेता है और उसे फेंक कर अपने एमसी को हिट कर देता है। और वो जैसे ही उस पॉचेस से अपने एमसी को हिट करता है तो ग्रैंड मास्टर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, लॉर्ड यंग आपको 1 पॉइंट मिलते हैं। और ये देखने के बाद वो जो ग्रैंड मास्टर होता है अपना मन ही मन में कह रहा होता है, ये है मेरा यंग लॉर्ड हेजुन जो डेफिनेटली यंग लॉर्ड यंग से एक लेवल ऊपर है। और फिर इसके बाद हम लोग अपना एमसी को देखते हैं जो कि टायन मेरेडियन टेक्निक का यूज कर रहा होता है। और अपना एमसी को इस तरह टायन मेरेडियन टेक्निक का यूज करते हुए देखकर ग्रैंड मास्टर अपना मन ही मन में कह रहा होता है, क्या वो टायन मेरेडियन टेक्निक का यूज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने पहले ही हार मान ली। बट यंग लॉर्ड हेजुन फ्रस्ट्रेटेड हो गए क्योंकि नॉइज एक ही डायरेक्शन से आ रही है। तो यंग लॉर्ड ये गैंग अब आप क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो? तो गाइज अब यहाँ पर क्लेरिफाई होता है कि अपना जो एमसी होता है
होता है उसका नाम यांग होता है और उसका छोटा भाई का नाम हेजुन होता है। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेजुन फिर से उस पॉच को अपने एमसी की तरफ पूरा स्पीड से थ्रो करता है और फिर हम लोग अपना एमसी को देखते हैं जो उस पॉच को सेंस करके उस पॉच को पकड़ने जा रहा होता है, बट वो पॉच उसके बॉडी से हिट हो जाता है। और ये देखकर वो जो ग्रैंड मास्टर होता है वो पूरा सरप्राइज हो जाता है और अपना मन ही मन में कह रहा होता है यार उसने तो उस पॉच को पकड़ने का ट्राई किया बट उसकी आंखों में तो पट्टी बंधी हुई है, तो फिर कैसे। और फिर इसके बाद वो धीरे से कहता है यंग लॉर्ड हेजुन तुम्हें 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिर से हेजुन अपने एमसी के ऊपर उस पॉच से अटैक करता है 3rd पॉइंट लेने के लिए, बट अपना एमसी उस अटैक को डॉज कर देता है। और ये देखकर फिर से वो ग्रैंड मास्टर सरप्राइज हो जाता है और फिर से वो अपना मन ही मन में कहता है यार इसने तो इस अटैक को इस बार डॉज कर दिया, तो क्या वो इस पॉच को सेंस कर पा रहा है। बट चाहे जो भी हो यंग लॉर्ड हेजुन इसे अभी भी जीत रहे हैं, बस उन्हें सिर्फ इस स्ट्रीक को कंटिन्यू रखना है। बट लेकिन एक सेकंड रुको, कुछ समय पहले यंग लॉर्ड यांग की फुट स्टेप की साउंड और उनकी फिस्ट से स्प्लिट होने वाली एयर का नॉइज बिल्कुल शांत हो गया है, तो क्या इसका मतलब है कि उसने अपने एग्जिस्टेंस को इरेज कर दिया है। और फिर इसके बाद हम लोग अपना एमसी को देखते हैं जो कि स्ट्राइक करने के पोज में खड़ा होता है और वो काफी ज्यादा बैडेस लग रहा होता है। और फिर इसके बाद हम लोग हेजुन को देखते हैं जो कि वहां पर खड़ा होता है, बट उसे पता नहीं होता कि अपना एमसी कहां पर है। और फिर वो अपना मन ही मन में कह रहा होता है यार उसके एग्जिस्टेंस को इंडिकेट करने वाला साउंड कहीं से नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। बट यार सच में यंग कहाँ पर है, मुझे कुछ भी सेंस नहीं हो रहा है। और फिर वो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहता है कि हम लोग पहले कैसे गॉब्लिन कैप्चर गेम खेला करते थे, बट मैं कैप्चर द गॉब्लिन ट्रेनिंग में यंग को कभी भी नहीं हरा सका। और फिर तभी ह्यूंग को अचानक से ठंडी हवा फील होने लगता है और वो समझ जाता है कि अपना एमसी उसके ऊपर पॉज से अटैक करने वाला है, तो वो अपना मन ही मन में अपने आप से कहता है कि मुझे बस इसे सिर्फ डॉज करना है। बट यहाँ पर तो अपना एमसी का प्लान कुछ और ही होता है, वो पूरा फुल स्पीड में पॉच को हाथ में पकड़े हुए डायरेक्ट जाकर ह्यूंग के हेड पर स्ट्राइक करता है और वो स्ट्राइक इतना जोरदार होता है कि उसके प्रेशर से ह्यूंग कुछ दूर पीछे फेंका जाता है। और ये देखकर ग्रैंड मास्टर निंग सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है यंग लॉर्ड आप ठीक तो है ना। और फिर इसके बाद हम लोग हेजुन को देखते हैं जो कि सदमा में चला गया होता है और फिर तभी एक आवाज सुनाई देता है जो कि कह रहा होता है कि यंग लॉर्ड यांग आप जीत चुके हैं। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यांग कैप्चर द गॉब्लिन ट्रेनिंग को जीतने के बाद वहां से जाने लगता है, बट हेजुन उसे आवाज देते हुए कहता है ह्यूंग क्या तुम मेरे लिए इतना कोल्ड बिहेवियर करना बंद करोगे। बट अपना एमसी उसे रूड रिप्लाई करते हुए कहता है गेट लॉस्ट। और फिर हेजुन अपने एमसी के बारे में सोचते हुए अपना मन ही मन में कह रहा होता है इसके बारे में सोचते हुए मुझे अब थोड़ा रिग्रेट हो रहा है, बट इसमें मेरी भी थोड़ी गलती है कि मुझे सोचना चाहिए था कि ह्यूंग अचानक क्यों बदल गया। और फिर हेजुन कहता है आई एम सॉरी ह्यूंग मुझे माफ कर दो। और फिर इसी के साथ एपिसोड 4 यहाँ पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।